जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग आ गए टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत कम समय में सीधी बात, नो बकवास। बकवास नहीं करेंगे, सीधी बात, एकदम मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे। सीधे सीधे एकदम क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को लास्ट तक बने रहें। चलिए फिर से हमारा फर्स्ट नंबर देखिए क्या कहता है कि भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? क्या गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था? नहीं। ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था? नहीं। भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया था? नहीं। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ। तो जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी। और यह कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए, भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो है यहाँ पर कहेगा आपसे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अगर कहेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। इसमें 3 क्वेश्चन हमको बताए, फिर से रिपीट करते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहां से? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो मौलिक अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। अगर पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य हमसे पूछा है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटिश से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 7 नंबर, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपसे यहाँ से पूछेगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूचियां हैं। अब नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? देखिए यहाँ पर पूछ दिया कि मूल संविधान यानी प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन नंबर बी 8 थी, 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? जो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, जो देश है, देश का संवैधानिक प्रधान पूछ देगा तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा है कि राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रधान माना जाता है।
अब भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? जो सरकार संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है। और यहीं से आपको याद रखना है कि जो हमारा संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। और भारत में जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? जो संविधान है इसमें से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए, तो अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निर्भरताएं, यानी जो सदस्य हैं सदस्यों की निर्भरताएं अनुच्छेद 103 में है। जो सदस्यों की निर्भरताएं हैं वो अनुच्छेद 103 में है। तो इसमें तो विधेयक परिभाषा इसमें तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक विशेष का प्रावधान है। जो अनुच्छेद 109 है इसमें धन विधेयक का विशेष प्रावधान है। किसका प्रावधान है? धन विधेयक का विशेष प्रावधान अनुच्छेद 109 में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी होगा नहीं। अब अनुच्छेद 124, जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 में स्थापना या गठन का चर्चा है। स्थापना या गठन का चर्चा है अनुच्छेद 124 में, तो ये भी होगा नहीं। अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और 109 कहेगा तो 109 में धन विधेयक का परिभाषा नहीं है। धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान 109 में है। और 110 में जो है 109 में है जो है धन विधेयक के विशेष प्रावधान है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा आपसे पूछा है तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? जो भारतीय संविधान है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस संविधान से प्रेरित है? यानी नीति निर्देशक सिद्धांत को हम आयरलैंड के संविधान से लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। अभी हम देखे हैं कि कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। और अमेरिका से क्या ली गई है? अभी हम आपको ऊपर बताए, कमेंट बॉक्स में एकदम जवाब आना चाहिए, भूलना नहीं है। 3 बार बताए हैं इसको हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का जो है अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है 123। अनुच्छेद 123 में जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो संविधान है किस संविधान के किस भाग में जो है संविधान में संशोधन हम कर सकते हैं, यह प्रक्रिया है, तो कौन से है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 20। जो भाग 20 है, भाग 20 में हो जाएगा हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। हमें पता है कि भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है, तो ये तो होगा नहीं। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो भाग 4 में है, ये तो होगा नहीं। और भाग 21 में क्या है? भाग 21 में क्या है भाई? देखिए भाग 3 तो होगा नहीं। भाग 5 में संघ की चर्चा है, भाग 5 में संघ की चर्चा है। और भाग 20 में कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग भाग 20 में कर सकते हैं। लेकिन भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है भाग 21 में है। भाग 21 में आर्टिकल 369 से 392 तक, यानी 369 से 392 तक भाग 21 में है आर्टिकल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 50 नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया था? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें प्रस्तावना में किसको जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसमें मुख्य रूप से इसे जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू करने के लिए किया गया था। जो 42वां संविधान
संशोधन है इसको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। अब भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो किसमें है समानता का अधिकार, किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 14 से 18, जो अनुच्छेद 14 से 18 है, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। किसमें है? 14 से 18 में समानता का अधिकार है, जो किस भाग 3 के मूल अधिकार में आते हैं, जो भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में 12 से 36 तक आर्टिकल, 12 से आर्टिकल 35 तक, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक भाग 3 में है, जिसमें भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में आता है, 14 से 18 तक में आता है। आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्र है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन से संबंधित तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, यानी छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का से अंत किया गया है, यानी छुआछूत को दूर भगाया गया अनुच्छेद 17 में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी उनको अस्थायी तौर पर अभी स्थापित नहीं किया गया था। तो पहला दिन का जो अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही करेंगे, क्योंकि अभी ये अस्थायी रूप से इनको 2 दिन के लिए सिर्फ बनाया गया था अध्यक्ष। उसके बाद 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हम नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, यानी जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान का आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उद्देशिका, यानी आर्टिकल 32 को, यानी उसको हम आर्टिकल 32 को हम संविधान का आत्मा कहते हैं। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब देखिए भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसको उद्देशिका भी कहा जाता है, उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार, अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है प्रस्तावना में। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हम 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे आपको, पूरा पॉलिटी का जितना भी सारांश होगा हम पार्ट 1 है, पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें टोटल खत्म कर देंगे। पार्ट 1 अब कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में टोटल ये खत्म हो जाए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। टोटल 1 घंटे की क्लास में हम टोटल ये खत्म कर देंगे। अब देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? देखिए ऊपर हम अभी देखे हैं कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं, यानी उद्देशिका को कहते हैं। और किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 में प्रस्तावना या उद्देशिका अनुच्छेद 32 में है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोला जाता है। तो अनुच्छेद 32 में है, आर्टिकल 90 यानी 19 में वाक की स्वतंत्रता है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में। अब आर्टिकल 363 यानी आर्टिकल 363, इसमें क्या है? तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कोई भी सूचना है जिसमें पुलिस और ये सब खत्म हो गए हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वकील नहीं आ रहा है, तो इसमें न्यायालय आपको हस्तक्षेप कर सकता है अनुच्छेद 363 के द्वारा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोला जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? जो इसमें है स्वतंत्रता के लिए किसने जो है संविधान निर्मात्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो M.N. राय साहब, M.N. राय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, निर्मात्री सभा का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 24
प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? जो प्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य गठित किया गया था प्रथम में। कब? तो 1956 यानी 1956 में तो आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य के आधार बनाया गया था। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का वर्गीकरण किया गया था। अब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन है भाई? तो मूल संविधान का हिस्सा था। जो देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको मूल संविधान का 300 के क में जोड़ दिया गया है मौलिक अधिकार को। अब देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार है इसका निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं, देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य, देखिए क्वेश्चन प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मौलिक अधिकार जो है अभी भी संविधान का हिस्सा है। अब 25 मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। अब 27 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो मूल अधिकार है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है, यानी न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है। अब 28 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत से संबंधित है? यानी छुआछूत यानी अस्पृश्यता, इसको अस्पृश्यता भी बोला जाता है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में हम बोले हैं कि वाक्य की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 में वाक्य की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 22 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा है? तो संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और 300 के क में रखा गया है। देखिए 300 के क में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, तो मूल अधिकार होगा नहीं, यानी विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है, विधिक का अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार को जब चाहे कानून अपने वश में रख सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है। 36 से 51 में है और 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और 36 से 51 जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 के अंतर्गत आता है नीति निर्देशक तत्व। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि संविधान में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? जो संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? तो इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही विशेष अधिकार, यही जो है विशेष उसके जो प्रावधान थे शामिल करने के मुख्य उद्देश्य थे कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो। अब भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? जब भारतीय संविधान सभा था तो अभी हम आपको बताए हैं कि जो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए बनाए गए थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो उद्घाटन सभा जब उद्घाटन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बहुत लोग बी आर अम्बेडकर मानेंगे लेकिन यह गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था।
अब भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर, जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो उसी दिन हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को जो हमारा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। अब भारतीय संसद में शामिल है क्या क्या? देखिए भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों शामिल है। भारतीय संसद में कौन शामिल है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल हैं। और देखिए यहाँ पर याद रखना है कि लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्यों अस्थायी सदन कहा जाता है भाई? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं यानी विघटित नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को भंग यानी विघटित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? जो संसद है उसके दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। 6 माह का अंतराल होता है संसद के दो सदनों के बीच। अब संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। अभी हम आपको बताए हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। और यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति में। अब भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? जो भारतीय सशस्त्र सेना है उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों का जो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब 40 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारतीय संविधान का अनुसार जो देश का प्रथम नागरिक है वह राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सीटों के लोकसभा में होने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए। अब राष्ट्रपति पद के चुनाव में संबंधित विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसके विवादों को निपटारा पाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो उच्चतम न्यायालय का उपयोग किया जाता है। जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जब विवाद हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो इसका निर्णय लेते हैं। अब नेक्स्ट 43, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग वन में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। जो भाग वन में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है भाई, ये तो सही है। भाग 2 में नागरिकता है, ये भी सही है। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं, ये भी सही है। लेकिन भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किसमें है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व ये सुमेलित नहीं है। अब 44, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? तो जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का विस्तार कहां से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विस्तार कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो अभी हम आपको बताएं कि संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो 7वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो देखिए 8वीं अनुसूची जो है उसका संबंध भाषाओं से है, लेकिन 7वीं अनुसूची का संबंध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से है 7वीं अनुसूची का संबंध। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 46, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? जो कौन है इसमें से जो सदन का सदस्य होते हुए भी नहीं होने के बावजूद भी इसमें भाग हिस्सा ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर भारत के जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति रहेगा तो राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति जो है सदन का सदस्य नहीं है, जो सदस्य बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी इसके अध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 47, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? जो राष्ट्रपति है जो एंग्लो इंडियन उसको बोला जाता है, कितने को? तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अभी हम ऊपर देखे हैं किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो राष्ट्रपति ही 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत
करता है, इस शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। 49 देख लेते हैं, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के चुनाव हेतु 25 वर्ष होनी चाहिए। हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्य 6 वर्ष का होता है और इसमें प्रत्येक वर्ष 2-2 वर्ष के बाद उपचुनाव कराए जाते हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही कम समय में यानी 24 मिनट में हम टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आप हमारे वीडियो तक ऐसे ही बने रहें और आगे इसका हम नेक्स्ट पूरा निचोड़ फिर से 100 क्वेश्चनों का निचोड़ लाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे, इसको आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए। चलिए फिर से एक नई वीडियो ऐसे ही तड़का टहाते हुए के साथ मिलते हैं। जय हिंद।